हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर की माइनर की जो दो पार्ट देखे होंगे आप लोगों ने, फर्स्ट सेकंड, जिसमें मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कराई है। और अब बारी है यूनिट 3 की, जो कि बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत लंबा पीडीएफ है इसका। और इसलिए मैंने पहले सिलेबस बता दिया है ताकि लोग पार्ट पार्ट में देखें ना, तो उनको सिलेबस भी पता चलते जाए कि हमारी इकाई में क्या है। तो ये है इकाई 3, जो है क्षेत्रीय पहचान, रुचियाँ, आकांक्षाएं, जाति, सामुदायिक ध्रुवीकरण, दलीय राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दे जैसे धर्मनिरपेक्षता, संप्रदायवाद और अल्पसंख्यकों की राजनीति, कृषि राजनीति। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स है इकाई 3 में, जो कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चनों को। तो इकाई 3 में जब हम सबसे पहले आते हैं तो हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखने को मिलते हैं, जिसका प्रश्न नंबर पहला है, भारतीय राजनीति को क्षेत्रवाद किस प्रकार प्रभावित करता है, संक्षेप में विवेचना कीजिए। इसका अथवा में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में क्षेत्रीयतावाद के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, अथवा भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की समस्या पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, अथवा भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और एक और क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, अथवा भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस एक आंसर के। तो हमें ये एक आंसर देखना है कि ये किस टाइप से है, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। तो इसका आंसर है, उत्तर हम जब पढ़ रहे हैं तो ये है, इसकी हेडिंग डली सबसे पहले, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद। इसके बारे में वो डिटेल में बताएंगे, फिर उसके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स देख के उसकी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, तो भारत विभाजन के बाद भी एक विशाल देश है। यहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के साथ साथ विभिन्न भाषा भाषी भारत के विभिन्न प्रांत हैं। इन पृथक पृथक क्षेत्रों की राजनीतिक पहचान यद्यपि प्राचीन काल से भारत के रूप में की जाती रही है। स्वतंत्रता के पूर्व भी ब्रिटिश शासनकाल में भारत एक इकाई था, परंतु आज इसकी विभिन्न इकाइयाँ भी पृथक क्षेत्रवाद की शिकार है। पृथकतावाद के बीज यद्यपि ब्रिटिश काल में बोए गए थे, परंतु ब्रिटिश शासनकाल में ही प्रशासकीय और शासकीय मजबूरी के कारण राष्ट्रीय एकीकरण भारत में अंग्रेज शासकों को करना पड़ा था। भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से भारत में एकीकरण के तत्व विद्यमान हैं। एकीकृत प्रभावशाली तत्वों के बावजूद भारत में पृथकतावाद पनपने के कारण भारत में पृथकतावाद पनपने के लिए भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं एवं सामाजिक मान्यताओं को उत्तरदायी माना जाता है। परंतु इसका वास्तविक कारण यह है कि भारत में तेजी से आर्थिक विकास नहीं हुआ, और जो आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुआ भी वह विभिन्न क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण और असंतुलित था। इस तीव्र गति से विकास के लिए और असंतुलन विकास के ना होने के लिए यद्यपि प्राकृतिक कारण भी उत्तरदायी थे, परंतु व्यवहार में मानवीय कमजोरी के कारण सभी सत्तारूढ़ व्यक्तियों ने विकास की गंगा या विकास की धारा को उसी प्रकार अपने क्षेत्र में मोड़ने की चालाकी की, जिस प्रकार एक चालाक किसान किसी नहर का पानी अवैध तरीके से नहर व नाली बनाकर अपने खेतों में सिंचाई कर अपने लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। इससे भारत में लगातार क्रमशः छोटे छोटे क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाले उपराष्ट्रवाद का विकास हुआ। राजनीति में अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए ऐसी क्षेत्रीय समस्याओं और आंदोलनों के उदाहरण से भी भारतीय राजनीति भरी पड़ी है। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम, इसके हम जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। इस विकसित क्षेत्रवाद के निम्न राजनीतिक परिणाम भारतीय जनता को झेलने पड़ रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे है राजनीतिक भ्रष्टाचार, सेकंड है निर्वाचकों में स्थानीय प्रभाव, थर्ड है सस्ती लोकप्रियता पर आधारित संकुचित राजनीतिक प्रवृत्ति का विकास, फोर्थ है राजनीतिक खींचतान। अब नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में क्या क्या बाधक है। क्षेत्रीयतावाद भारत की राष्ट्रीयता के विकास और विशेषकर राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
भारत में क्षेत्रीयता के कारण यहाँ के रहने वाले पंजाबी है, सिंधी है, बंगाली है, असमी है, तमिल है, कर्नाटकी है, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ी है, मालवी है, ब्रजवासी है, परंतु वे भारतीय नहीं है। जब संपूर्ण भारतीय हित की बात आती है तो वे समस्त भारतीय हित पर अपने क्षेत्रीय हित का परित्याग करने के लिए मुश्किल से ही तैयार होते हैं। इसलिए भारत राष्ट्र के रूप में निरंतर शक्तिहीन होता जा रहा है। विदेशी हमारी इस कमजोरी का लाभ उठाकर भारत के समग्र हितों की अवहेलना करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम जब अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान के लिए इतने लालायित होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं या भविष्य में रह ही ना जाए। इससे भारत के विभाजन के षड्यंत्रों के सफल हो जाने की संभावना है। क्षेत्रवाद की समस्या का हल। ठीक है, अभी हम लोगों ने समस्या देख लिया, अब इसका हल देखते हैं। क्षेत्रवाद की समस्या का हल करने के लिए हमें उन कारणों को समाप्त करना होगा जिनके कारण इस क्षेत्रवाद की समस्या में विकसित होकर गंभीर रूप से धारण कर भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। जैसा कि इसके कारणों के विश्लेषण में हमने यह अध्ययन किया कि इसके विकास का मुख्य कारण असंतुलित एवं धीमी गति का विकास है। मनुष्य की स्वभावगत कमजोरी है कि वह पहले स्वयं का सुख देखना चाहता है या देखता ही है, उसके बाद परिवार का, फिर उसके सुख चाहने का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मोहल्ला, ग्राम, जनपद क्षेत्र होता हुआ अंत में देश तक पहुंच जाता है। इस समस्या का इलाज हमें जहर को जहर से मारने को होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार करना होगा। इस संबंध में डॉक्टर एन के श्रीवास्तव ने लिखा है कि हम सत्ता का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण करते हुए छोटे छोटे राज्य बनाएं और उनसे पंचायती राज तथा क्षेत्रीय संस्थाओं को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाएं तथा विकास की गंगा, जो अभी गंगोत्री के रूप में दिल्ली से चलती है, उसे नीचे से ऊपर की ओर चलाएं। विकास का दायित्व प्रत्येक मोहल्ले और ग्राम का है और उनके लिए साधन भी वही जुटाए जाए। अभी जो वित्तीय केंद्रीकरण है वह भी विकेंद्रीकरण में बदलना चाहिए। केंद्र का या ऊपरी इकाई का दायित्व केवल इतना ही है कि वह छोटी छोटी इकाइयों के भ्रष्टाचार पर नज़र रखे और भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करे। जब हम जिला सरकार और पंचायती राज की बात को महत्व देते हैं तो छोटे छोटे राज्यों में भला नुकसान क्या नुकसान है। इससे शासन को और आम व्यक्ति के बीच की दूरी कम होगी। केंद्र की भूमिका मात्र रक्षा, मुद्रा तथा विनिमय और व्यापार तक ही सीमित होनी चाहिए, जबकि व्यापार में आज वित्त पर पूर्ण नियंत्रण कर केंद्रीकरण की मात्रा बढ़ी है और क्षेत्रीय विकास में पश्चाताप तथा असंतुलन हुआ है। यही क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। भारत की राजनीति में क्षेत्रवाद की क्या समस्या है? इसमें भारत के राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया है, अथवा है स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रजातंत्र को क्षेत्रवाद में कितना और किस प्रकार प्रभावित किया है, विवेचना कीजिए। इसके भी अथवा में एक और क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय राजनीति में प्रदेशवाद या क्षेत्रवाद पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ये है इसका आंसर और ये काफ़ी बड़ा है ये आंसर, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और पढ़ सकते हो अपने इसमें, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो आप सुन भी पा रहे हो या नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग, मैं पढ़ रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ पढ़ के। तो मुझे ये कमेंट में बता देना कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, क्वेश्चन के आंसर में पढ़ के बताऊँ या सिर्फ 1, 2 या 10 सेकेंड के लिए ऐसे रख दूँ जो आप स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ना चाहते हो। तो मुझे ये बता देना, अगर मतलब वीडियो लंबा भी हो रहा हो ना तो मुझे बता देना कि वीडियोस कैसे कितने मिनट के चाहिए, तो मैं वैसे उस हिसाब से कंटेंट या उस हिसाब से वीडियोस बनाऊंगी। तो आप लोगों को भी हेल्प होगी और मुझे भी हेल्प होगी कि मुझे भी पता चलेगा कि मेरे वीडियोस कैसे बन रहे हैं और मैं कितना एफर्ट लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस में तो व्यूज़ आ नहीं रहे और मैं बना रही हूँ, मेहनत तो कर रही हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं किस प्रकार के वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके देख लेते हैं क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम, फर्स्ट पॉइंट है चुनावों में क्षेत्रीयता को सहारा लेना दुष्प्रवृत्ति है। ठीक है, क्षेत्रवाद के कारण कभी कभी हिंसा भी उठती है। क्षेत्र व भाषा के
उग्र आंदोलन इसके उदाहरण हैं। कुछ दल इसे अपनी सस्ती लोकप्रियता का साधन बनाकर राजनीति को प्रदूषित करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, मंत्रिमंडल के निर्माण में भी क्षेत्रवाद का सहारा लिया जाता है। प्रधानमंत्री व्यक्ति चुनने में स्वतंत्र है परंतु क्षेत्र चुनने में नहीं। क्षेत्रवाद के कारण राजनीति में खींचतान चलती है और अनुशासन नाम मात्र का होता है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर रेलवे जोन में विभाजन को लेकर बिहार और बंगाल का ध्रुवीकरण। 6 पॉइंट है, इसमें पनप जाने के बाद व्यापक राष्ट्रीय या प्रादेशिक हितों की अवहेलना होने लगती है। 7 पॉइंट है, यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है। राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की भूमिका। राजनीति और क्षेत्रीयता में अंतः क्रिया देखी जाती है। इसका अध्ययन हमें निम्न निष्कर्षों पर पहुंचता है। फर्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रीयतावाद के आधार पर राज्य केंद्र से सौदेबाजी करती है। राज्य में भी क्षेत्र पूरी राज्य सरकार पर दबाव डालते हैं। यह सौदेबाजी आर्थिक विकास के लिए नहीं, किसी भी मामले में निर्णय को लेकर हो सकती है। उदाहरण पूर्वोत्तर रेल जोन के मामले में बंगाल का दबाव। इसी प्रकार के दबाव के कारण हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल राज्य बने हैं। यह राज्यों के विभाजन का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ। पूर्वांचल, जाटलैंड, महाकौशल, बुंदेलखंड और मध्य भारत राज्य भी बनकर रहेंगे। सेकंड पॉइंट है, राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण तुष्टीकरण की नीति अपनाकर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन स्वीकार करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के प्रभावशाली नेतृत्व को चुनौती से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की जनता को परेशानियों में डाल दिया है। थर्ड पॉइंट है, क्षेत्रवाद के कारण ही मंत्रिमंडल के सदस्य अपने विभाग में अपने क्षेत्र का ही अधिक ध्यान रखते हैं व अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करते हैं। जैसे सुखाड़िया ने उदयपुर को चमका दिया। विभाजित प्रदेश में वे अपनी मजबूत स्थिति का सपना देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है, चुनावों के अवसर पर झूठे वायदे करना और संकुचित अंतर्राज्यीय भावनाओं को उभारना आम बात है। इस समय क्षेत्रीयता को उभारकर वोट बटोरने का फैशन चल पड़ा है। फिफ्थ पॉइंट है, क्षेत्रीयता के आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चुने जाते हैं। क्षेत्रीय दलों का विकास और सफलता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। क्षेत्रीयवाद उग्रवाद और हिंसा को भड़काता है। मंत्रिमंडल के निर्माण से इसे बल मिलता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हर क्षेत्र का ध्यान रखना पड़ता है। क्षेत्रीयवाद को जन्म देने वाले तत्व। राजनीति में क्षेत्रीयतावाद को निम्न तत्वों ने बढ़ावा दिया है। फर्स्ट पॉइंट है, भौगोलिक और सांस्कृतिक। सेकंड पॉइंट है, ऐतिहासिक तत्व। थर्ड पॉइंट है, जातिवाद। फोर्थ पॉइंट है, धार्मिक उग्रता भी प्रादेशिकवाद को उग्र जामा पहना देती है। पंजाब में अकालियों ने उग्रवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्र को काफ़ी क्षति पहुंचाई। फिफ्थ पॉइंट है, भाषा ने भी भारत के क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। क्षेत्रवाद की अधिकांश समस्याएं भाषा से संबंधित होती है। आर्थिक तत्व, राजनीतिक कारण और फिर डिटेल है थोड़ा सा। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने क्षेत्रीयवाद को बढ़ाया है। आज की राजनीति मुख्य रूप से क्षेत्रीय दलों की राजनीति है। केंद्र की राजक सरकार क्षेत्रीय दलों के बूते ही सत्तारूढ़ है। फिर एक पॉइंट आता है, क्षेत्रीयतावाद की समस्या का समाधान। तो ये भी बहुत बड़ा है, इसको पढ़ूंगी तो हमारा वीडियो ना 1 घंटे का बन जाएगा। तो आप लोग पॉज करके और या तो स्क्रीनशॉट लेके, काफ़ी अच्छी क्वालिटी दिख रही है मेरे वीडियोस में, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब क्वालिटी है। जिसकी भी क्वालिटी अगर ख़राब हो रही होगी ना तो वो अपना जो है मतलब 1080 पिक्सल में कर सकते हैं या 480 इसमें भी कर सकते हो। अच्छी खासी क्वालिटी दिख जाती है और PDF में बना रही हूँ तो वो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में या पॉज करके पढ़ने में। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय पहचान क्या है? भारत और राज्य की राजनीति
में क्षेत्रीय पहचान क्षेत्रवाद के कारकों एवं इसके योगदान का वर्णन कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन है, भारत और राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय पहचान की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर है इसका क्षेत्रवाद। पहले वो क्षेत्रवाद की डेफिनेशन बता रहे हैं। क्षेत्रवाद एक अवधारणा है जो उस मजबूत लगाव, वफादारी और पहचान को संदर्भित करती है जो व्यक्ति या समुदाय किसी बड़े देश या राजनीतिक इकाई के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ते हैं। क्षेत्रवाद सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं सहित विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। अब एक पॉइंट है, भारत और राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय पहचान क्षेत्रवाद। इसके कुछ डिटेल है वो आप लोग पढ़ लेना। मैं इसके जो मेन पॉइंट है वो पहलू जो निम्नवत है वो बता देती हूँ। ऐतिहासिक कारक है, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, राज्य स्वायत्तता है, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता, संसाधन वितरण, राजनीतिक गठबंधन, क्षेत्रीय आंदोलन। निष्कर्ष देखते हैं अभी हम इसका। निष्कर्ष ये है कि भारत में क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रवाद जटिल और बहुआयामी है। वे भारत की विविधता की समृद्धि में योगदान तो करते हैं, लेकिन साथ ही वे संसाधन वितरण, शासन और अंतर क्षेत्रीय संबंधों से संबंधित चुनौतियां भी पेश करते हैं। भारतीय नीति निर्माताओं और नेताओं के लिए राष्ट्रीय एकता के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करना भारी चिंता का कारण है। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड भी रेडी है, कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं, जिसके भी कुछ अथवा में क्वेश्चन है वो भी हम पढ़ते जाएंगे। आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है फोर्थ, भारत में क्षेत्रीयतावाद के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की समस्या पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। भारतीय राजनीति को क्षेत्रवाद किस प्रकार प्रभावित करता है, संक्षेप में विवेचना कीजिए। क्षेत्रवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसके कुल है 6 क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली। इसका जो मेन पॉइंट है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद, जो इसका डिटेल इतना दिया हुआ है। और उसके बाद है क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम, जो कि पॉइंट पढ़ देती हूँ मैं। इस विकसित क्षेत्रवाद के निम्न राजनीतिक परिणाम भारतीय जनता को झेलने पड़ रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार, निर्वाचकों में स्थानीय प्रभाव, सस्ती लोकप्रियता या पर आधारित संकुचित राजनीतिक प्रवृत्ति का विकास, राजनीतिक खींचतान, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक। ये भी इसका डिटेल है, वो भी आप लोग पढ़ लेना। अब जो पॉइंट है वो क्षेत्रवाद की समस्या का हल है, ये भी आप पॉइंट पढ़ लेना। अब हमारे पास 5th नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत में राज्य की राजनीति की रुचियाँ और आकांक्षाओं पर एक लेख लिखिए। इसका कोई अथवा क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करना। भारत में राज्य की राजनीति की रुचियाँ और आकांक्षाएँ, इसकी कुछ डिटेल है 6-7 लाइन की, वो पढ़ लेना। मैं पॉइंट पढ़ दे रही हूँ। कुछ आकांक्षाएँ जो निम्न शामिल है वो शासन और विकास, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास, कानून और व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक एवं राजनीतिक समावेशन, राजनीतिक शक्ति एवं स्वायत्तता। 12th पॉइंट है पर्यटन हेतु बेहतर कनेक्टिविटी। तो ये है कुछ 12th पॉइंट। और इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल दिया गया है, और आंसर लिखने का यही सही तरीका है। अगर किसी को ज़्यादा नंबर चाहिए तो वो इसी फॉर्मेट में आंसर लिखे। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों के रूप में जाति की भूमिका पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अथवा है, भारतीय राजनीति में जाति को प्रभावित किया है और जाति ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। अथवा है, भारतीय राजनीति में जाति प्रथा को भूमिका का परीक्षण कीजिए। अथवा जाति का भारतीय राजनीति पर प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है कुछ डिटेल में दिया हुआ है, शायद क्लियर दिख रहा होगा, मुझे तो क्लियर दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से पढ़िए। जितना हो रहा है उतना पढ़ो, ज़्यादा टेंशन लेके मत पढ़ो। पेपर वैसे ही बहुत नज़दीक है तो ज़्यादा हेडेक मत लो, जितना हो रहा है उतना पढ़ो और आराम से लिखना पेपर में। तो ये है इसका आंसर। अब ये भी काफ़ी बड़ा है। 7th नंबर का क्वेश्चन आ गया अब हमारा।
7 नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है जातिगत ध्रुवीकरण क्या है और यह भारत में राज्य की राजनीति में कैसे प्रकट होता है। अथवा है जाति आधारित राजनीतिक दल भारतीय राज्यों में जाति के ध्रुवीकरण में कैसे योगदान करते हैं। ध्रुवीकरण का जो है डेफिनेशन दी गई है पूरी अच्छे से समझा के। भारत में राज्य की राजनीति में जाति ध्रुवीकरण की भी डेफिनेशन दी गई है अच्छे से डिटेल में समझाते हुए। और कुछ पॉइंट है भारत में राज्य की राजनीति में जाति ध्रुवीकरण का वर्णन निम्नवत है। मतलब उन्होंने पॉइंट में ध्रुवीकरण का वर्णन दिया हुआ है, जिसके पॉइंट है जाति आधारित राजनीतिक दल। सेकंड पॉइंट है जाति आधारित चुनावी गठबंधन। थर्ड पॉइंट है वोट बैंक की राजनीति। फोर्थ पॉइंट है जाति जनगणना। फिफ्थ पॉइंट है आरक्षण एवं कोटा, क्षेत्रीय भिन्नताएं, सामाजिक तनाव, जाति संगठनों की भूमिका, नेतृत्व में के निर्धारण के रूप में जाति नीति का कार्यान्वयन। निष्कर्ष निकलता है इसका उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि राज्य की राजनीति में जातिगत ध्रुवीकरण एक जटिल मुद्दा है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं। यद्यपि यह ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों को अपने अधिकारों का दावा करने और प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की अनुमति देता है, यह विभाजन को भी कायम रख सकता है और व्यापक विकास लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना भारतीय राज्य की राजनीति में निरंतर एक बड़ी चुनौती है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है हमारा, सामुदायिक ध्रुवीकरण की अवधारणा क्या है, चुनावी गतिशीलता पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अथवा है वे प्रमुख कारक क्या है जो विविध धार्मिक समुदायों वाले क्षेत्रों के सामुदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो इसका यह सामुदायिक ध्रुवीकरण इसकी डेफिनेशन है और कुछ निम्नवत है। मतलब विस्तृत व्याख्या जो ध्रुवीकरण करते हैं ना उसकी विस्तृत व्याख्या इस पॉइंट में दी हुई है। इतने पॉइंट है इसके जो पॉइंट है फर्स्ट है धार्मिक और जातीय पहचान। सेकंड जो पॉइंट है इसका राजनीतिक शोषण। थर्ड पॉइंट है धार्मिक उग्रवाद, सांप्रदायिक हिंसा, नफरत फैलाने वाले भाषण और प्रचार, अलगाव, सांस्कृतिक अलगाव, कानूनी तथा राजनीतिक भेदभाव, आर्थिक असमानताएं, पहचान आधारित राजनीति। 11 पॉइंट है शैक्षणिक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय कारक। निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि सामुदायिक ध्रुवीकरण एक जटिल तथा बहुआयामी घटना है और इसका प्रभाव लंबे समय तक चलने वाला, गहरा एवं विभाजनकारी हो सकता है। यह सामाजिक सद्भाव, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता को कमजोर कर सकता है। सामुदायिक ध्रुवीकरण को संबोधित करने हेतु एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें सहिष्णुता, अंतर सामुदायिक संवाद, शिक्षा और नीतियों को बढ़ावा देना शामिल है जो सभी नागरिकों के लिए सामाजिक समावेशिता और समानता को बढ़ावा देता है, चाहे उनकी धार्मिक या जातीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, भारतीय प्रजातंत्र को जातिवाद ने किस प्रकार प्रभावित किया है, विवेचना कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक व सामाजिक तत्वों की विवेचना संक्षेप में कीजिए। अथवा भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। निर्धारक तत्व दिए हुए हैं, अच्छे से आंसर दिया हुआ है और इसके भी कुछ पॉइंट है। इस दृष्टि से हम जाति की भूमिका को 2 भागों में बांट सकते हैं, जाति का सूक्ष्म विश्लेषण और एक दूसरा पॉइंट है जो डिटेल में दिया गया है, वो नहीं पढ़ूंगी मैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। थर्ड पॉइंट है जाति का वृहद विश्लेषण। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 जिसका क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका का परीक्षण कीजिए। भारतीय राजनीति पर धर्म की प्रभावों की विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्वों के रूप में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालिए। भारत में संप्रदायवाद की समस्या पर एक लेख लिखिए। इसका उत्तर ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी और डिटेल में जैसे पढ़ना है तो वो आराम से पढ़ते रहिए या पॉज करके भी देख लीजिए, ताकि वैसे भी मैं अच्छी क्वालिटी में दे रही हूँ वीडियो, टेंशन ना ले और इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कितना बड़ा है
और क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि राजनीति क्या है, यह भारतीय राज्य की राजनीति को में क्या महत्वपूर्ण है। कृषि राजनीति से क्या आशय है, इसकी प्रवृत्ति को समझाइए। ये कुछ इसके क्वेश्चन रहे। भारत में कृषि राजनीति में हालिया घटनाक्रम, इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसे आप आराम से पढ़िएगा। और फिर है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राज्यों की राजनीति में कृषि राजनीति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इसके भी कुछ पॉइंट हैं। नीति निर्माण, ग्रामीण हितों का प्रतिनिधित्व, मतदाता का आधार, संसाधन आवंटन, चुनाव की गतिशीलता, संकट प्रबंधन, कृषि संघ और आंदोलन, ग्रामीण विकास के लिए पहल, भूमि उपयोग और पर्यावरण नीतियाँ, कृषि सुधारों पर प्रभाव, कृषि विपणन के लिए समर्थन। निष्कर्ष भी आप पढ़ लीजिए जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब लघुत्तरीय प्रश्न आता है जिसका प्रश्न नंबर 1 है, क्षेत्रीयतावाद को जन्म देने वाले तत्व बताइए, जो कि यहाँ पे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए या फिर इसी में पॉज करके देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद पनपने के कारण बताइए। प्रश्न नंबर 3 है, क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों को समझाइए। प्रश्न नंबर 4 है, क्षेत्रीयतावाद की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए। प्रश्न नंबर 5 है, क्षेत्रवाद भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 6 है, क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है, समझाइए। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, और जो लास्ट प्रश्न है, सांप्रदायिकता की समस्या के 3 कारण बताइए, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हमारी जो यूनिट 3 है वो बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी PDF थी उसकी, जो कि हमने कंप्लीट करा दी है जैसे तैसे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम यूनिट 4 देखेंगे कल। और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए और कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हर वीडियो दे पाऊँ जिससे आपकी हेल्प हो जाए स्टडी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।